हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये देखिए, बिहार में होमगार्ड का आज 75वां वार्षिक स्थापना दिवस है। 6 दिसंबर 2021 यानी कि 6 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना किया गया था और आज उसकी 75वीं सालगिरह है। तो देखिए, होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है जिससे पहली बार दिसंबर यानी कि आज 6 दिसंबर को 1946 को भारत में नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस की सहायता के लिए उठाया गया था। तो डेट याद रखना है और 75वां है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ देखिए कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है। आज ही के दिन उन्हें महापरिनिर्वाण लिया था। बौद्ध धर्म में जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो महान परिनिर्वाण जैसा वर्ड यूज होता है और बौद्ध अंतिम में जीवन के अंत समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। खैर, उनका संविधान निर्माण में भी बहुत बड़ा हाथ है और खासकर एग्जाम के दृष्टिकोण से भी पीटी हो या मेंस हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो थोड़ा सा इनके बारे में और ज़्यादा एक वीडियो में संभव नहीं होगा कि इनको हमें पूरा पढ़ा दूँ, इसके लिए लंबा लेक्चर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है। खासकर इनसे रिलेटेड और कुछ अगर फैक्ट जाने तो ये देखिए, 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्काउट्स आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की, जो दलित के बीच शिक्षा और संस्कृति के लिए था। इसी के साथ देखिए कि 1930 में इन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन में प्रवेश किया, जहां दलितों को मंदिर में दिया नहीं जाता था। देखिए, इनका बचपन भी बीता है बहुत ज़्यादा बहिष्कृत समाज में, जहां इनको कोई वैल्यू नहीं, दलितों को कोई अधिकार नहीं था, तो वहाँ से उठ के और बहुत ऊँचे तक पहुँचे, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने वाले ये भी थे और क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है कि कौन इसमें है जो तीनों गोलमेज में भाग लिए थे। गांधी जी सेकंड में ही सिर्फ गए थे। 1932 में महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया गया है, जहां दलितों के जब उनके बीच समझौता हुआ तो दलित की सीट 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। और देखिए, 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्धा एंड हिज धर्मा अंतिम लेखन, उनका जो कार्य था उसको पूरा किया। 1990 में भारत रत्न सम्मान भी उनको मिला है और 90 से 91 तक सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये देखिए, उनकी कुछ लिखे हुए कृतियाँ हैं, जैसे कि समाचार पत्र मूक नायक हो गया, एनहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया, द अनटचेबल्स हो गया, बुद्धा और कार्ल मार्क्स हो गया। तो ये काफ़ी पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और इस साल महान परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है उनके जयंती के दिन, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये देखिए, कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 67 में से BAU 39 पर और RAU 38वें पर। तो जो डॉक्टर राजेंद्र केंद्रीय कृषि पूसा विश्वविद्यालय है, यह समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर में है और उसे 38वां रैंक मिला है। उसी तरह बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU, ये साबौर आपका भागलपुर में है, साबौर जगह है भागलपुर में है। तो ये दोनों 38वें और 39वें स्थान पे आए हैं। हालांकि देखा जाए तो पूसा का रैंकिंग धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब पहले बहुत अच्छा रहता था लेकिन अब काफ़ी पीछे जा रहा है। अगर आप देख सकते हैं कि 2016 में 18वें पर था, फिर 17 में 21वें पर चला गया, 18 में 24वें पर चला गया। तो इस तरह से पूसा का रैंकिंग गिर रहा है, जबकि BAU का यानी कि साबौर में जो है उसका रैंकिंग क्या है, बढ़ा है। तो ध्यान में रखिएगा, एक तो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में, और दूसरा है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर भागलपुर में, और रैंक दोनों का 38 और 39। ये देखिए, नौसेना के किलर्स स्क्वाड्रन को मिला क्या है, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड। एक बेसिकली मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन है, जो कि 1971 की लड़ाई में कराची बंदरगाह पर बमबारी की थी और पाकिस्तान, उसमें हम लोग युद्ध में जीते थे। तो आज उसके 50 वर्ष हो गए हैं, तो उस पर उन्हें प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड मिला है। तो याद रखना है कि नौसेना का किलर्स स्क्वाड्रन को मिला है, किलर्स स्क्वाड्रन। ये देखिए, आज पुतिन आए हैं भारत में दौरे पर। S-500 पे डील शायद संभव हो, अगर जो भी डील होता है आज वो हम देखेंगे कल। और दोनों देश के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों, याद रखिए 2 मंत्रियों की बैठक, उसे 2+2 बैठक कहा जाता है। तो रसिया के बीच है, USA के बीच है, और भी कई देश हैं जिसके बीच हम लोग 2+2 वार्ता करते हैं, भारत करता है। तो रसिया के बीच भी हम लोग क्या करेंगे, 2+2 वार्ता करेंगे। देखिए कल क्या होता है।
ये देखिए दिल्ली भी सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना योद्धाओं का स्मारक बनाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको कहा था कि कोरोना योद्धाओं का स्मारक बनाया जाएगा। उसी की तर्ज पर शायद लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट भी बनाएगी। इसके साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट विधानसभा के नीचे एक ब्रिटिश कालीन फांसी घर है, उसको देखने के लिए मतलब लोगों को देखने के लिए उसको खोलेगी। ब्रिटिश काल में जब फांसी वासी देने के लिए था तो फांसी घर था। 70% उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 26 जनवरी तक उम्मीद है कि वो खोली जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यूक्रेन को लेकर अभी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। एक तो जो बाइडेन हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हुए और एक व्लादिमीर पुतिन जो हमारे रसिया के प्रेसिडेंट हुए। तो इन दोनों के बीच में यूक्रेन को लेकर विवाद चल रहा है कि यूक्रेन के ऊपर शायद अधिक बात। देखिए हुआ क्या था कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था यूएसएसआर का, उसमें यूक्रेन एक नया देश बन के आया था। यूक्रेन नया देश बन के आया और इसके बाद इसका जो पहुंच है वो थोड़ा सा पूंजीवादी देश खासकर अमेरिका की ओर मतलब झुकता चला गया। और ये बात इनको पसंद नहीं आई है क्योंकि रसिया एक समाजवादी देश है। और उस वक्त की भी बात करें तो दो महाशक्ति के रूप में एक यूएसए था और एक यूएसएसआर था। विघटन के बाद भी रसिया सबसे बड़ा बन के निकला, सबसे बड़ा देश या सबसे ताकतवर देश। तो रसिया चाहता है कि यूक्रेन जो हो उसमें हो। क्यों? यूक्रेन एक उपजाऊ भूमि वाला कंट्री है, उद्योग वगैरह है, मतलब रेवेन्यू का अच्छा खासा सोर्स है। अब उसका झुकाव अगर अमेरिका की ओर बढ़ रहा है तो ये बात पुतिन साहब को खटक रही है। तो दोनों के बीच में शायद कुछ वार्ता हो। इतना ही नहीं, पुतिन साहब ने तो सुनने में जैसा आ रहा है अखबार में कि तोप वगैरह यूक्रेन बॉर्डर पर खड़ा कर दिया है और हमला करने के भी विचार में है। अब बात बाकी दोनों के बीच वार्ता होता है तो क्या है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यूक्रेन। अगर आप मैप में देखिए कि यूक्रेन का लोकेशन कहाँ है, तो ये देखिए ये है यूक्रेन और यहाँ पर इधर रसिया आपका शुरू हो जाता है। बेसिकली ये यूरेशिया का पार्ट है, मतलब एक तरफ इधर यूरोप है, इधर एशिया है और बीच में यहाँ पर यूक्रेन है आपका। तो थोड़ा सा इसका लोकेशन ध्यान में रखना है। राजधानी की बात कर लें तो कीव इसकी राजधानी है। तो आगे क्या होता है दोनों के बीच वार्ता, बात बाकी यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में लोकेशन को रखना है, क्वेश्चन पूछ सकती है। ये देखिए अभी बर्फ़ के बुलबुले, ये देखिए बर्फ़ है, ये पूरा लेक बैकाल झील है जम गया है और इसके अंदर ये जो बुलबुले टाइप का दिख रहा है, पत्थर टाइप का दिख रहा है, यह मीथेन का बुलबुला है। तो ये बड़ा ही मनोरम दृश्य है और कैप्चर किया गया है। खैर इससे रिलेटेड पीटी ओरिएंटेड हम चलें तो ये देखिए कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन है, तो लेक बैकाल है। और इतना ही नहीं, ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील यानी कि साफ पानी की, एक खारा पानी होता है एक मीठा पानी होता है, मीठा पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, लेक बैकाल है। और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मीथेन है। तो जब ये मीथेन ऐसा है कि एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाता है, जब ये झील जमता है तो सारा मीथेन इसके अंदर ही रहेगा। अगर ज़्यादा मीथेन रिलीज करेगा तो फिर ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करेगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को प्रभावित करेगा। तो ये लेक बैकाल है, ध्यान में रखना है, सबसे गहरी झील है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो थोड़ा सा आ जाइए, बात अगर लोकेशन की करें तो यहाँ पर देखिए ये है अपना प्यारा देश भारत और यहाँ पर जस्ट मंगोलिया के जस्ट ऊपर, मंगोलिया यहाँ हो गया, ये रसिया हो गया और मंगोलिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या है, लेक बैकाल है। तो कभी कभी बीपीएससी आपको मैप में भी दे देगी और यहाँ पर मतलब लोकेशन देके पूछती है कि ये कौन सा है, A B C D मिलान करने के लिए भी देती है। तो ध्यान में रखिएगा यहीं पर है लेक बैकाल और ये है उसका डिटेल जो कि जम गया है। तो आज के लिए बस इतना ही।